आज हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेन गुण पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे थे। तो उसमें लास्ट क्लास में हमने किया था कि ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारे क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन को छोड़कर। क्यों? क्योंकि इसमें डी या तो पूरा खाली होता है या डी जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इसमें डी संक्रमण या डी ट्रांजिशन नहीं मिलता है। ठीक है, जहां डी ट्रांजिशन नहीं होगा वो हमें कलर्ड नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ये कल हमने कर लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक है कि ये जितनी भी ट्रांजिशन मेटल्स है वो सारी क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, संकुल का निर्माण करती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, उपसहसंयोजक यौगिकों में, कि जितनी भी वहां पर हमने मेटल ली थी वो ज्यादातर कौन सी थी, ट्रांजिशन मेटल्स थी। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बहुत आसानी से संकुल यौगिक बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके पास खाली डी कक्षक होता है। खाली अगर कक्षक होगा किसी भी मेटल के पास, तो वो क्या करेगा, बहुत आसानी से बहुत सारे लिगेंड से इलेक्ट्रॉन अपने खाली कक्षकों के अंदर लेगा। ठीक है, और क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल जैसे हमने ले लिया निकल Cl4-2। ठीक है, यानी ये क्या है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उपसहसंयोजक यौगिक है, जिसमें एक सेंट्रल केंद्रीय धातु होती है, लिगेंड से घिरी हुई होती है। लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन देता है निकल के खाली कक्षकों के अंदर, और क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। ठीक है, और ये जो आपका बना, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या जिसे हम कहते हैं सहसंयोजक वृत्त। ठीक है, और ये पूरा कंपाउंड जो है वो क्या कहलाता है, उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम सिंपल कंपाउंड की बात करें, सिंपल यौगिक की बात करें, तो उसको जब भी हम सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो वो सॉल्यूशन जो है, वो सॉल्यूशन के अंदर वो सारे आयन आपको अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जितने भी हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जितने भी हैं, उनको जब भी आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो या किसी सॉल्वेंट के अंदर घोलते हो, तो वो क्या करता है, वो इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के रूप में आयनित होता है, ना कि ये निकल अलग और क्लोराइड अलग। यानी यहाँ पे ये जो मेटल है, इसकी खुद का अस्तित्व यहाँ पे नहीं रहता है। इसको किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम डालेंगे, तो ये सॉल्वेंट में निकल और क्लोराइड की फॉर्म में हमें अलग अलग नहीं मिलेगा, बल्कि ये आयनिक फॉर्म में इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर या उपसहसंयोजक वृत्त के रूप में मिलता है। ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, उपसहसंयोजक यौगिकों का। तो जितनी भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सारी क्या करती है, संकुल यौगिकों का निर्माण करती है। और कैसे करती है? क्योंकि उसके पास क्या होता है, खाली डी कक्षक उपस्थित होता है, इस वजह से वो क्या करती है, ये संकुल या कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसको हम ठीक है, अब इसमें अपने लिख लेते हैं 2-4 लाइनें। संकुल यौगिक, ठीक है, तो हेडिंग है ये, इसके अंदर लिखो संक्रमण धातु आयंस। ये संक्रमण धातु आयन का एक विशिष्ट गुण है, सहसंयोजक उपसहसंयोजक यौगिकों का निर्माण। क्या लिखा रही थी ना, संक्रमण धातु आयनों का एक विशिष्ट गुण है संकुल पदार्थों का निर्माण। मैंने यही लाइन लिखाई है, इसी टाइप से लिखाई है कि जितनी भी संक्रमण धातुएं वो सारी सारी क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाती है। ठीक है, तो संक्रमण धातु आयनों का एक विशिष्ट गुण है संकुल यौगिकों का निर्माण। चेंज करके लिख लो, या ये संकुल यौगिक बनाने में सक्षम होते हैं, ऐसा लिखाया होगा। हाँ, तो सहसंयोजक या फिर संकुल एक ही चीज होती है ना, उपसहसंयोजक यौगिक या फिर संकुल यौगिक एक ही चीज है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो,
एग्जाम्पल है ये उपसय संयोजक यौगिक का। इन सब में क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये संक्रमण धातुएं हैं, ठीक है, जो हम 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी, ये सारे कंपाउंड जो है वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ये दोनों एग्जांपल लिख लेना, ठीक है। एक लाइन लिखो इसमें, संक्रमण धातुओं आयनों की संकुल पदार्थ बनाने की क्षमता के निम्न कारण है, कि क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ये क्या करता है, संकुल का निर्माण करता है। संक्रमण धातु आयनों की संकुल पदार्थ बनाने की क्षमता के निम्न कारण है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट लिखो, ये ट्रांजिशन मेटल्स जितनी भी होती है ना, वो एस ब्लॉक से क्या होती है, छोटी होती है ना। जब भी हम क्या करते हैं, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाईं तरफ जाते हैं, साइज कम होता है, ठीक है, क्यों, प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों के ऊपर, इसलिए साइज छोटा होता है, ठीक है। तो हम जब भी एस ब्लॉक और डी ब्लॉक की मेटल की बात करते हैं, तो एस ब्लॉक की मेटल का साइज बड़ा, डी ब्लॉक की मेटल का साइज छोटा होता है। अगर इसकी मेटल का साइज छोटा है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, ठीक है। पहला पॉइंट इसमें लिखो, छोटे परमाणु आकार, पहला पॉइंट लिखो इसमें, छोटे परमाणु आकार होने के कारण इन पर आवेश घनत्व अधिक होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनके पास क्या होता है, n-1d कक्षक खाली होता है, ठीक है। जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में जाता है, n-1d के अंदर जाता है, ठीक है। तो n-d कक्षक जो है वो क्या होता है, इन सारी संक्रमण धातुओं में खाली होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, जिंक वाले पूरे ग्रुप को छोड़ के, ठीक है। जिंक जो है उसके अंदर ये 3d10 होता है, 4s2 होता है। सेकंड पॉइंट ये लिखना है कि इनके पास खाली n-1d कक्षक होते हैं, इनके पास खाली n-1d कक्षक उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से यह दाता परमाणुओं या लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिससे ये दाता परमाणुओं या लिगेंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दाता परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन n-1d, ns और np, इन कक्षकों के n-1d, ns और np कक्षकों के संकरित होने पर बने संकरित कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, संकरित कक्षकों में अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, कैसे होता है, जैसे निकल है तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d8,4s2 होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है निकल का। यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये क्या बनाता है, निकल +2 बनाता है, यानी धातु का आयन बनाता है, ठीक है।
धातु आयन है Na+2 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d8 4s0। ठीक है, +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से बाहर निकालेंगे, जो आपका संयोजकता कोश है वहां से। संयोजकता कोश कौन सा है, जो 4s है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने +2 लिखा है, यानी यहाँ से हम 2 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बना 3d8 4s0। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी लिगेंड आता है तो वो क्या करता है, इस डी कक्षक का बचा हुआ खाली पार्ट कौन सा होगा, 3d8 है। ठीक है, तो 3d8 किस तरह से बनाते हैं हम, ऐसे ये इस तरह से नहीं होता है, स्प्लिटिंग होती है इसमें, विरपाटन होता है डी कक्षकों का, इसमें T2G और EG के अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो बनती है, ये बनती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय संरचना में क्या होता है, एनर्जी EG कक्षकों की कम होती है, T2G की ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस तरह से, नीचे 2 कक्षक होते हैं, ऊपर 3, टोटल 5 डी के कक्षक। ठीक है, तो इसमें हमें बनने हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इस तरह से क्यों भरे, क्योंकि ये जो लिगेंड है ये क्या है, दुर्बल है। ठीक है, इसलिए पेयरिंग नहीं होती है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे कक्षकों के अंदर जाता है और उसके बाद में पेयरिंग होती है। ठीक है, तो ये आया सारा। अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये निकल +2, ये क्या करेगा, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। कैसे बनाएगा कि हमारे पास डी के अंदर कोई भी कक्षक खाली नहीं बचा, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका NS और NP कक्षक लेंगे। ठीक है, एक निकल के साथ 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो वो कहाँ पे जुड़ेंगे, एक NS के साथ और 3 P के साथ। ठीक है, तो ये NS और NP ये दोनों मिलके क्या करेंगे, पहले संकरित कक्षक बनाएंगे, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके, क्लोरीन के, और ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, सबके अंदर ऐसे ही होता है। जिंक है, जिंक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, 3d10 होता है, 4s2 होता है। ठीक है, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है ये Zn+2 का है, तो Zn+2 जो होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s0 होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके पास क्या है, साइनाइड है, 4 साइनाइड है, यानी 4 मॉलिक्यूल आएंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे डी जिंक के खाली कक्षकों के अंदर। तो इसके पास भी डी खाली नहीं है, क्योंकि D10 है, पूरा भरा हुआ है, तो ये किस में आएंगे, NS और NP, यानी 4s और 4p के अंदर। ठीक है, 4s और 4p जो है वो आपस में संकरित होंगे, संकरित अगर होते हैं तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, कौन सा संकरण होता है, sp3। ठीक है, लेकिन अगर निकल से नीचे जाते हैं ग्रुप के अंदर, जैसे हम गए प्लेटिनम के अंदर। ठीक है, प्लेटिनम में क्या होता है, प्लेटिनम जो है वो भी 4 लिगेंड से ही जुड़ता है, लेकिन 4 लिगेंड से जुड़ने के बाद में उसकी चतुष्फलकीय संरचना नहीं बनती, उसकी स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनती है। स्क्वायर प्लेनर कैसे बनती है, जैसे कॉन्फ़िगरेशन ये सेम होता है। ठीक है, निकल, प्लेटिनम और प्लेटिनम, इन तीनों के अंदर क्या होता है, D8S2 होता है। ठीक है, निकल में होता है 3d8 4s2, प्लेटिनम में होता है 4d8 5s2, और प्लेटिनम में होता है 5d8 6s2। ठीक है, तो जब भी प्लेटिनम का बनाते हैं हम, तो डी कक्षक तो ऐसे ही भरे होंगे, लेकिन इसके साथ जो भी लिगेंड आते हैं वो क्या करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, इनका क्या कर देते हैं, पेयर बनाते हैं। जब इनका पेयर बनाएंगे तो ये आपका एक कक्षक डी का खाली बच गया, तो ये क्या करेंगे, इसके साथ 4 जो भी लिगेंड आएंगे वो क्या करेंगे, एक डी कक्षक से, एक एस से और 2 पी से DsP2 संकरण दिखाएंगे। जब DsP2 संकरण होगा तो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, स्क्वायर प्लेनर वर्गाकार समतलीय। ये सारा अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, हमें इतना ही लिखना था, ये पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरी यूनिट है, उसके अंदर हम पूरा कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, उत्प्रेरक सक्रियता, कैटालिटिक एक्टिविटी। उत्प्रेरक सक्रियता, या कैटालाइटिक एक्टिविटी,
ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल है या फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल, प्रथम संक्रमण श्रृंखला, ये क्या होती है, ये उत्प्रेरक की तरह काम करती है या फिर खुद उत्प्रेरक को एक्टिवेट यानी सक्रिय करने के लिए काम में आती है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जैसे निकल हुआ, प्लेटिनम हुआ, प्लेटिनम हुआ, ये सारे एज ए कैटलिस्ट वहां पे काम में आते हैं। हमने अपचयन की अभिक्रिया पढ़ी है, तो अपचयन इनके द्वारा भी होता है कि हाइड्रोजन हो और उसके साथ में ये मेटल्स प्रेजेंट हो, कोई भी एक मेटल। ठीक है, तो वो क्या करता है, रिडक्शन या अपचयन का काम करता है। यानी यहाँ पर ये जो तीनों मेटल है, ये क्या कर रही है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम में आ रही है, ये रिएक्शन को एक्टिवेट करने के काम में आ रही है, उसको सक्रिय करने के काम में आ रही है। ठीक है, तो ये सारी ट्रांजिशन मेटल्स है, वो क्या करती है, उत्प्रेरक सक्रियता का काम करती है, यानी उत्प्रेरक की तरह ये काम में आती है। तो इसमें लिख लो एक पॉइंट, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक, जैसे एक PdSO4H2, ये भी यूज करते हैं हम रिडक्शन के लिए। लिंडलार रिएजेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भी क्या करता है, ये भी क्या करता है, रिडक्शन का काम करता है। यानी या तो कोई मेटल लो या मेटल का कोई कंपाउंड या यौगिक लो, ये दोनों ही क्या करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं। ठीक है, तो संकुल तत्व, संक्रमण तत्व और उसके यौगिक उत्प्रेरक की तरह काम आते हैं। संक्रमण तत्व और उनके यौगिक उत्प्रेरक की तरह काम में आते हैं। जैसे ओल्फिनो का हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनेशन ऑफ ओल्फीन्स। ओल्फीन्स क्या होती है, एल्कीन। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको ओल्फीन बोला जाता है। उनका हाइड्रोजनेशन या हाइड्रोजनीकरण, जैसे हमने बोला रिडक्शन, रिडक्शन भी क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण, यानी हाइड्रोजन का एडिशन ही होता है। ठीक है, सेम चीज है। तो अगर हमें एल्कीनो का रिडक्शन करना है, अपचयन करना है या हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजनीकरण करना है, तो इसके लिए ये सारी जो मेटल्स है ये क्या करती है, उत्प्रेरक की तरह काम में आती है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था ओल्फिनो का हाइड्रोजनीकरण करने के लिए निकल। ठीक है, और अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए, अमोनिया के ऑक्सीकरण के लिए प्लेटिनम सबसे उपयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है, अब ये उत्प्रेरक के रूप में काम कैसे आती है कि जितने भी ये रिएक्शन है, रिडक्शन वाली रिएक्शन जितनी भी है, इनमें क्या होता है, ये संक्रमण धातुओं के पास जो भी खाली डी कक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इंटरमीडिएट क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। ट्रांजिशन स्टेट पता है आपको, संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था क्या होती है, जब एक सबस्ट्रेट है, अभिकर्मक है, वो आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो वो बीच में एक ऐसी स्टेज बनाते हैं जहां पे बंध बन रहे होते हैं या फिर टूट रहे होते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, संक्रमण अवस्था। ठीक है, ये संक्रमण अवस्था या फिर अगर कोई स्थायी होती है तो उसे बोलते हैं मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट। ठीक है, तो ये जो मेटल्स है ये क्या करती हैं, ये एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट काम में आती है। इनके पास खाली डी कक्षक होते हैं, तो ये क्या करती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन स्टेट बनाती है, संक्रमण अवस्था बनाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, जब भी हमारा ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगा वो एज ए इंटरमीडिएट मध्यवर्ती की तरह काम करता है और वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, उससे प्रोडक्ट जो है वो उतना ही आपको ज्यादा मिलेगा। यानी यहाँ पे ये जो मेटल्स हैं इनके खाली डी कक्षक है, उसकी वजह से ट्रांजिशन
ये स्टेट बनती है जो कि स्टेबल होती है, इस वजह से आपका प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा, रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, इसलिए क्या है ये उत्प्रेरक की तरह काम में आती है, कैटलिस्ट की तरह ये काम में आती है। तो इसको लिख लो, डी कक्षकों का उपयोग मध्यवर्ती संकुल इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए उपयुक्त ऊर्जा प्रदान करता है, उपयुक्त ऊर्जा प्रदान करता है। जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक यौगिक। ये जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, असमीकरण मितीय। ठीक है, असमीकरण मितीय का मतलब क्या होता है, जितने भी क्रिस्टल होते हैं वो क्या करते हैं, स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं। ठीक है, स्टाइकियोमेट्रिक का मतलब क्या है कि उनका जो संगठन है या क्रिस्टल जो है उसमें रेशो जो है दो, एक कंपाउंड के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट का वो फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन जितने भी ट्रांजिशन मेटल है, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल है, उनसे जितने भी क्रिस्टल बनेंगे वो सारे क्या होते हैं, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक होते हैं, यानी उसमें रेशो जो है वो डिफरेंट मिलेगा। जैसे हम कोई कंपाउंड लिखते हैं ये Na2O है ना, तो हमें पता है ये 2:1 है, यानी हमने यहाँ पे सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया है, 2:1 है और ये फिक्स रहेगा। इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उसके अंदर ये रेशो फिक्स रहता है। लेकिन अगर इसी तरह का हम कंपाउंड बनाते हैं कोई ट्रांजिशन एलिमेंट का, तो वो क्या करता है, इस रेशो को फॉलो नहीं करता। वो किस तरह से आएगा, फ्रैक्शन के अंदर आएगा कि ये 2 ना आके आ जाएगा 1.7:1 इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, असमीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। लिख लो इसमें एक लाइन, इसका एग्जाम्पल है जैसे Cu2S यानी कॉपर सल्फाइड। ठीक है, कॉपर सल्फाइड में ये 2:1 होना चाहिए, 2 कॉपर और 1 सल्फर, लेकिन ये होता है 1.7:1। ठीक है, संक्रमण तत्व ऐसे यौगिक बनाते हैं, संक्रमण तत्व ऐसे यौगिक बनाते हैं जिनका संगठन या कंपोजिशन, जिनका संगठन या कंपोजिशन स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता, स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करता, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं करता। जैसे क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S। ठीक है, क्यूप्रस सल्फाइड जो 2:1 में न होकर 1.7:1 में होता है, 2:1 में ना होकर 1.7:1 होता है। और स्थिर अनुपात में ये कमी, स्थिर अनुपात में ये कमी क्रिस्टल संरचना में डिफेक्ट के कारण होती है, क्रिस्टल संरचना में डिफेक्ट के कारण होती है, डिफेक्ट या फिर अपूर्णता। ठीक है, क्रिस्टल में डिफेक्ट्स होते हैं, क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होती है उसमें डिफेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, है ना, उनकी वजह से ये रेशो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ये स्थिर अपूर्णता। ठीक है, और जिसकी वजह से इनका रेशो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, अंतरकाशी यौगिकों को बना सकने की क्षमता। अंतरकाशी या इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना सकने की क्षमता। ठीक है, ये कल वाली क्लास में करेंगे। इंटरस्टिशियल यौगिक क्या होते हैं?